हेलो जैम एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। और बेसिकली आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसे बहुत से सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा सही नहीं है। कुछ बच्चे कुछ अलग अलग ही चीज़ें पढ़ते हैं और उनमें से जो कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आता है एज एन आउटपुट, दैट्स वेरी वियर्ड। तो जिसके जरिए उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोग सेशंस लाते रहेंगे जिनमें हर एक सेशन में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज एन डिस्प्लेसमेंट करंट। तुम लोग को पता होगा कि मैक्सवेल्स इक्वेशन में तुम लोगों ने देखा है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज एक्चुअली इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। जितना करंट एनक्लोज्ड है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं mu naught into surface integration of j dot ds. J is the surface current density, j dot ds is basically your I enclosed. नाउ अगर हम लोग ऐसे करें तो डेफिनेटली ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है। मान लो अगर इस ये तुम्हारा एम्पीरियन लूप है, इस लूप के अक्रॉस तुम लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, तो द सरफेस हैज टू बी दिस सरफेस। द सरफेस हैज टू बी दिस सरफेस और एनी सरफेस दैट इज बाउंडिंग दिस line that's bounding this closed curve, that is bounding this closed curve, any surface हो सकता है that is bounding this closed curve. Now let me tell you this कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में म्यू नॉट को इस तरफ लेके आए तो b by म्यू नॉट इज योर h। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ h डॉट dl आई कैन राइट इक्वल टू योर इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds. Now we know by Stokes theorem that h डॉट dl को तुम लोग लिख सकते हो डेल क्रॉस एच डॉट ds लिख सकते हो इसको क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ j डॉट ds। वेरी गुड। अब जरा यहाँ पे तुम लोग देखो कि ये तुम्हारा क्या है, स्टोक्स थ्योरम है कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने का, और वो तभी कर सकते हो जब लाइन इंटीग्रल अराउंड एक क्लोज्ड कर्व हो रहा है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ पे ये क्लोज्ड कर्व है, ये लाइन एक क्लोज्ड कर्व है, तो इसके अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल था उसको मैं सरफेस इंटीग्रल में बदल सकता हूँ बाई दिस। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये भी एक सरफेस इंटीग्रेशन है, ये भी एक सरफेस इंटीग्रेशन है। ओवर द सेम सरफेस ये सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है, ओवर द सेम सरफेस ये सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है। तो दिस इज अ लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल। दिस इज अ सरफेस इंटीग्रल बाय द सरफेस दैट इज एनक्लोजिंग दैट लाइन। तो ये सरफेस किस लाइन को एनसर्कल कर रहा है। देन आई कैन टेल यू कि ये भी सरफेस इंटीग्रेशन है, ये भी सरफेस इंटीग्रेशन है ओवर द सेम सरफेस। तो आई कैन राइट डेल क्रॉस एच इज एक्चुअली इक्वल्स टू जे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को पता होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। अगर इस इक्वेशन के बोथ साइड पे हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं, दैट डेल क्रॉस एच, जो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डेल डॉट जे आएगा। अब बच्चों जरा यहाँ पे देखो तो डेल क्रॉस एच को डेल डॉट जे लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू डेल डॉट जे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी मस्ट ऑलवेज बी जीरो। ये हमारा एम्पियर्स लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है। कौन सा लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है, AMPERE एपोस्ट्रोफी S। एम्पियर्स लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ योर करंट डेंसिटी शुड ऑलवेज बी जीरो। बट सर हम लोग को और एक चीज पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सर ये क्या कहता है, ये कहता है डेल डॉट जे प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू जीरो, जहां पे रो इज योर चार्ज डेंसिटी, डेल डॉट जे जहां पे जे इज योर करंट डेंसिटी। तो यहां से लिख सकते हैं डेल डॉट जे इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका मतलब ये हुआ सर, सबसे मुश्किल की बात ये है कि एम्पियर्स लॉ कह रहा है कि डेल डॉट जे का वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह रहा है डेल डॉट जे का वैल्यू माइनस रो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, जो जीरो हो सकता है अगर रो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, मतलब आपका करंट स्टेडी होगा। इफ करंट इज स्टेडी, steady, then partial differentiation of rho with respect to t जीरो होगा, तब जाके डेल डॉट जे जीरो होगा। बट फॉर नॉन स्टेडी करंट डेल डॉट जे जीरो नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं फॉर नॉन स्टेडी करंट, नॉन स्टेडी करंट्स, डेल डॉट जे आपका जीरो नहीं होगा सर।
नॉट इक्वल टू जीरो। तो एम्पियर्स लॉ कह रहा है कि डेल डॉट जे हमेशा जीरो होगा, और यहां से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि अगर करंट स्टेडी होगा तो ही जाके डेल डॉट जे जीरो होगा, वरना नॉन स्टेडी करंट के लिए डेल डॉट जे जीरो नहीं होगा। तो ये दो इक्वेशन दो अलग अलग बातें कह रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक बात कह रहा है, एम्पियर्स लॉ दूसरी बात कह रहा है। तो इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसी चीज को देखने के लिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, और जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो मान लो ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और इन दोनों प्लेट को हम लोगों ने क्या किया है बेटा? इन दोनों प्लेट को हम लोगों ने एक बैटरी के जरिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको कनेक्ट किया है, करके चार्ज करेंगे। ये बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल टर्म। अच्छा, करंट तुम्हारा इस तरफ जा रहा है ना, करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव प्लेट होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक लूप लेता हूं जिसको हम लोग कहेंगे एम्पीरियन लूप, तो इस एम्पीरियन लूप के थ्रू एक करंट जा रहा है, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl में अगर कैरी आउट करूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl। सर आपको लिखना है सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट ds, बट सर कौन सा सरफेस लूं? ऐसा सरफेस लो जो इस लाइन को क्या करेगा? ऐसा सरफेस लो जो इस लाइन को बाउंड करेगा। तो डेफिनेटली एक तो मैं ये सरफेस ले सकता हूं, आई कैन टेक दिस सरफेस, ये सरफेस में ले सकता हूं। सर जी इस सरफेस के थ्रू एक करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो J डॉट ds का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सर इसी क्लोज लाइन के लिए मैं और एक सरफेस भी तो ले सकता हूं। कौन सा? सर इसी क्लोज लाइन के लिए मैं यहाँ पे ऐसा भी एक सरफेस ले सकता हूं, ऐसा भी एक सरफेस ले सकता हूं, ऐसा भी एक सरफेस ले सकता हूं जो इस लाइन को बाउंड कर रहा है। अच्छा, तुम लोगों को समझ में अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे प्लॉट करके दिखा रहा हूं। तुम लोगों ने कलश देखा होगा ना, कलश पिक्चर, तो कलश का मान ली ये मुख है। नाउ इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये दिखने में ऐसा होगा भाई। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस कलश का ये जो मुख है, ये जो ओपनिंग है, ये एक लाइन है। इस लाइन को बाउंड करने वाला दो सरफेस है। कौन कौन से? एक सरफेस तो इसका ढक्कन है जो इस लाइन को बाउंड कर रहा है। सर जी दूसरा सरफेस कौन हो सकता है? दूसरा सरफेस है बेटा तुम्हारा इसका ये जो शरीर है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी इसी लाइन को बाउंड कर रहा है। तो डेफिनेटली इसी लाइन को बाउंड करता हुआ हमें दो सरफेस मिला, एक तो इसका ढक्कन और एक इसका शरीर। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्लोज लाइन, यहाँ पे जो क्लोज्ड सर्कल है, इस क्लोज लाइन को दो सरफेस बाउंड कर सकता है, एक तो ये सरफेस, एक ये सरफेस। अब अगर हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाए दैट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl, तो उसके लिए J डॉट ds में सरफेस तो हम अपने चॉइस की तरह ले सकते हैं, बट वो है कि जो भी सरफेस हम ले ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड तुम जो भी लो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर हम लोग H डॉट dl क्लोज्ड इंटीग्रल C लेते हैं, तो इस C को बाउंड करने वाला सरफेस एक तो ये है जिसके ऊपर मैंने ये इंटीग्रेशन किया, इसको मैंने कहा सरफेस वन। सरफेस वन कौन सा है सर? सरफेस वन है आपका ये वाला सरफेस। सरफेस टू कौन सा है सर? सरफेस टू है आपका ये वाला सरफेस। तो सर सरफेस वन के ऊपर हमने करा तो हमें आई आ रहा है, क्योंकि दिख रहा है आई करंट इसके थ्रू जा रहा है, तो करंट डेंसिटी डॉट दिस सरफेस एरिया शुड बी इक्वल टू आई। सर इस सेम इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल सी एच डॉट डीएल, मतलब इसी सरफेस के ऊपर अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल कर रहा हूं, इसी लाइन के ऊपर अगर मैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल कर रहा हूं एच डॉट डीएल का, तो उसको मैं लिख सकता हूं ना ओवर द सरफेस एस टू जे डॉट डीएस, जो सरफेस एस टू हमारा ये है। अच्छा सर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई करंट जाते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स के बीच का जगह पूरा खाली है, तो जे डॉट डीएस हमारा जीरो आएगा। सर जी एक ही इक्वेशन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl, जहां पे क्लोज्ड लाइन तुम्हारा ये वाला लाइन है, ये जो रेड कलर का गोल लाइन दिख रहा है ये वाला लाइन है, बट उसका राइट साइड अलग अलग आए हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा इक्वेशन गलत है, ये आप बताओ। देखो जो पहला वाला इक्वेशन है वो इक्वेशन हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास एक लाइन है, इसमें से एक करंट वायर जा रहा है, तो भाई साहब
डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से अगर करंट आई जा रहा है तो इस लाइन के अराउंड अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे h डॉट dl तो तुम्हारा क्या आएगा j डॉट ds दैट इज i mu naught into दैट इज योर i enclosed। ये करंट इस सर्किल के थ्रू एनक्लोज्ड है तो i enclosed आएगा। बट सर यहाँ पे दिक्कत है, ये सिचुएशन हमने पहले कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब तुम कैपेसिटर के चार्ज करोगे तो कंटिन्यूअसली कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्ज जाके एक्यूमुलेट होगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन दोनों चार्ज के बढ़ने की वजह से यहाँ पे इन दोनों प्लेट के अंदर, इन दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो जब टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तब हम लोग पोस्टुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा, जो करंट इनविजिबल होगा, अदृश्य होगा, लेकिन होगा। और वो करंट कब आएगा? जब देयर इज अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो whenever there is a time varying electric field, a time varying electric field is there, a displacement current would occur. A displacement current will occur. तो भाई साहब यहाँ पे इन दोनों के बीच में करंट जा रहा है, जो करंट तुम्हारा क्या है? ID है, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो तब हमारा ये इक्वेशन तुम मिटा के, इसको मिटा के तुम लिख सकते हो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ h डॉट dl देन शुड बी इक्वल्स टू ओवर द सरफेस s2 j डिस्प्लेसमेंट डॉट ds, और ये तुम्हारा क्या आएगा? ID आएगा। नो डाउट आई के साथ ID सेम होगा, नो डाउट आई के साथ ID सेम होगा, वरना ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये जो करंट है कंडक्शन करंट, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होना चाहिए। अब हम लोग एक बात कहने की कोशिश करेंगे तुमसे, वो यही है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कब कब आएगा? जब जब तुम्हारे एक चेंजिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सर यहाँ पे कोई चार्ज जाता हुआ आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो चार्ज के फ्लो होने पे करंट जनरेट होता है, बट ये डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज के फ्लो होने से जनरेट नहीं हो रहा है। इसको जनरेट करने वाला कौन है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको हम लोग करंट क्यों कहते हैं? करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बेसिकली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस करंट को जनरेट करता है, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। क्योंकि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पे करंट है। बिना करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकता। तो हम लोग करंट के दो डेफिनेशन हो सकते हैं, एक जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक दैट इज टाइम फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो सर जी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज नहीं दिख रहा है, बट सर हाँ यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक इनविजिबल करंट को जनरेट करता है, जो करंट इन टर्न मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो जस्ट बिकॉज ये करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है हम इसको करंट कहते हैं, अदरवाइज इसके साथ मोशन ऑफ चार्ज का कोई रिलेशन या संबंध नहीं है। इसको डिफाइन कैसे करें? सर डेफिनेटली डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा आपका जीरो होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होना चाहिए। तो एम्पियर्स लॉ को सही करना है, तो ये जो डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो है इसको सही करना है। कैसे करूं? सर एम्पियर्स लॉ से मिला था ना डेल डॉट जे आपका जीरो होगा। जी हाँ, तो जे को मानते हैं सर जेसी प्लस जेडी, मानते हैं कि ये जो जे है ये टोटल जे है जो जेसी कंडक्शन करंट प्लस डी डिस्प्लेसमेंट करंट से बना हुआ है, जो आपका जीरो। तो यहां से लिख सकते हैं कि डेल डॉट जेडी हमारा क्या आ जाएगा सर? डेल डॉट जेसी आ जाएगा। सर जी डेल डॉट जेसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट जेसी को लिख सकते हैं माइनस रो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इसको इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टी, नेगेटिव। तो भाई साहब डेल डॉट जेसी इज नेगेटिव ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टी, और आगे यहाँ पे माइनस साइन ऐसे है क्योंकि इसको इधर लिखा गया। तो माइनस माइनस प्लस क्या आया? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू टी। सर हम लोग को पता है डेल डॉट ई इज एक्चुअली इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दूंगा तो फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डी, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू रो। तो रो को लिख सकते हैं डेल डॉट ई, तो ये वही करा है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टी डेल डॉट ई, सॉरी डेल डॉट डी, रो को लिख सकते हैं डेल डॉट डी। अच्छा डेल क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब एक्स वाई जेड।
ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इनको पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इनको अगर आगे पीछे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये तेरा आ जाएगा डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा डेल डॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। डेफिनेटली हम इसको एम्पियर में ही मेजर करेंगे, बट एक चीज मैं फिर से बच्चों को कह दूं कि भाई साहब इसके साथ चार्जेस के मोशन का कोई रिलेशन नहीं है। इसको करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तुम्हें पता है एम्पियर्स लॉ से, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल करंट जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बिना करंट के जनरेट हो नहीं सकता। तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट जनरेट करता है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, सो आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो डेफिनेटली प्लीज लेट मी नो योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच। आते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो आईआईटी एग्जाम के लिए, और कोई भी दिक्कतें हो तकलीफ हो देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।